हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आ जाओ, आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में ना मैंने एक होमवर्क दिया था आपको कि भाई मिनिमम हेल्पिंग वर्ब कितनी आ सकती है और मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब कितनी आ सकती है। तो बहुत सारे बच्चों ने कोशिश की करने की, बहुत अच्छे, सारे बच्चे मेहनती है। किस किस ने कोशिश की, एक बार इनके नाम सुनो भाई, पढ़ रहे हैं तो अप्रिशिएशन भी ज़रूरी है। अजय ने जवाब दिया, किरण ने जवाब दिया, सपना ने भी जवाब दिया, रीना ने भी जवाब दिया और नीरज ने भी जवाब दिया। ठीक है जी, सारे बच्चों ने जवाब दिया, सब बच्चों ने कोशिश की, बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। कुछ बच्चों ने सही जवाब भी दिए। सही जवाब क्या था जी? सही जवाब था मिनिमम हेल्पिंग वर्ब 0 आ सकती थी और मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब 3 आ सकती थी। मिनिमम हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर 0 थी और मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर 3 आ सकती थी। और भाई मेन वर्ब एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही आ सकती थी। ये बातें ओवरऑल कमेंट बॉक्स में बच्चों ने मुझे सिखा दी, लेकिन कोई भी बच्चे ने एग्जाम्पल दे के बात को थोड़ा सा ढंग से जस्टिफाई नहीं किया। तो अब सीख लेते हैं। देखो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये लो, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई, ही प्लेड। अब आप मुझे बताओ, यहाँ प्लेड को आप हेल्पिंग वर्ब कहोगे, मेन वर्ब कहोगे? अगर आप हेल्पिंग वर्ब कह दोगे भाई तो ये मेन वर्ब आई नहीं फिर, है ना। अगर आप कह दोगे सर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कहाँ है? और अगर आप कह दोगे सर मेन वर्ब है तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। यानी ऐसे सेंटेंस हुआ जिसके अंदर 0 हेल्पिंग वर्ब थी, सिर्फ एक मेन वर्ब थी। बात क्लियर है? इसी को मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इसी को मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, क्या? दे प्ले। ये लो, अभी भी कोई भी वर्ब नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब आई, तो यही मेरी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, यानी 0 हेल्पिंग वर्ब। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ 0 हेल्पिंग वर्ब किसके अंदर आती है। बोलो, 0 हेल्पिंग वर्ब ना, जब कभी भी 0 हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए, वो सेंटेंस सिर्फ 2 ही टेंसेस से बिलोंग कर सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर पास्ट इंडेफिनेट। बोलो हाँ। जिस सेंटेंस के अंदर 0 हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके सिर्फ 2 ही टेंस हो सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ 0 हेल्पिंग वर्ब के 2 होंगे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और या पास्ट इंडेफिनेट। और अब मैं तुम्हें एक बात और सिखा देता हूँ कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में भी कैसे वाले सेंटेंस, सिर्फ पॉजिटिव वाले, ना तो नेगेटिव ना इंटेरोगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव वाले जो सेंटेंसेस होंगे, असर्टिव सेंटेंसेस जो होंगे भाई, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव की बात हो, जैसे ही प्ले, दे प्लेड, है ना, ही ईट्स, ही एट, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जो पॉजिटिव वाले हो, जिसमें ना तो इंटेरोगेटिव को काउंट करना और ना ही नेगेटिव यानी नोट वालों को काउंट करना। ये तो बात हो गई जी आपकी मिनिमम हेल्पिंग वर्ब की। अब एक बारी मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जांपल और देखो, ये लो, दे विल हैव बीन प्लेइंग, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, अब इसको आगे लिख लेना, इतना बड़ा तो शायद आ नहीं पाएगा, फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। भाई कोई मेरे दोस्त वगैरह हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाए, उसकी कोई बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ, अगले महीने बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ उन्हें 5 साल हो जाएंगे क्रिकेट खेलते हुए, यानी क्रिकेट में अपना हाथ आजमाते हुए। अब आप काउंट करो हेल्पिंग वर्ब कितनी आई। एक आई विल, एक आई हैव, एक आई बीन, 3 हेल्पिंग वर्ब आ गई और एक प्लेइंग क्या आ गई जी? मेन वर्ब आ गई। देखो बात क्लियर हो गई ना। यानी हेल्पिंग वर्ब मिनिमम 0 आएंगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट का कौन सा सेंटेंस होगा भाई? कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव वाला सेंटेंस होगा। और अगर 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो टेंस कौन सा है? टेंस है, जल्दी से बताओ, फ्यूचर। एक सेकंड, टेंस कट गया क्या? टेंस कौन सा बना जी? टेंस बना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर से पता लगा विल, विल ने जिद्दी पकड़ी हैव ला के दो, परफेक्ट से पता लगा जी क्या? बीन, और आगे कॉन्टिन्यूस से जो भी वर्ब आती है, जैसे कि मैंने प्लेइंग लगाई थी। बात क्लियर? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। इन सारे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की। अजय था, नीरज था, किरण थी, सपना थी और एक हमारी रीना थी। बात क्लियर है? अब इन्हीं बच्चों के लिए एक और होमवर्क। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या रिलेशन होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या रिलेशन होता है?
मुझे ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या रिलेशन होता है। अब जल्दी से पढ़ो। देखो फिलर्स दिए थे, एक सेकंड, फिलर्स दिए थे, आपको वर्ड चूज करना था। इसके अंदर बेसिकली क्या था, 3 फिलर दे दिए और तीनों में एक ही वर्ड आना था। ये तो बहुत ही आसान था, जल्दी से पढ़ो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफिशियल्स वर नॉट अवेलेबल टू एक्सप्लेन हाउ द इंडियन क्लिनिकल डैश वुड कंटिन्यू व्हेन एस्ट्राजेनेका हैड posed the global dash of the same vaccine। भाई क्या कहता है ये कहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल है ना, सीरम नाम है, इंस्टीट्यूट भी नाम है, कैपिटल में लिखा, ऑफिशियल जो है वहाँ काम करने वाले लोग हैं, वर नॉट अवेलेबल टू एक्सप्लेन, वो इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि हाउ, कि भाई कैसे इंडियन क्लिनिकल डैश होगा, वुड कंटिन्यू, कैसे चलता रहेगा, जबकि एस्ट्राजेनेका कंपनी होगी कोई, है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, हैड पोज्ड, उसने पोज कर दिया ग्लोबल डैश किस चीज़ का, सेम वैक्सीन का। बात क्लियर है। आगे कहते हैं ए कंपनी स्पोक्समैन सेड इट हैड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अदर देन दैट द डैश इन इंडिया विल कंटिन्यू। उस कंपनी के स्पोक्समैन ने क्या कहा, प्रवक्ता ने क्या कहा कि भाई उसके पास में ना, कंपनी के पास में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, हैड नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ही नहीं सिवाय इस चीज़ के कि जो डैश है ना वो इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। भाई आपको भी पता है हमारे देश को बाहर से 3rd ग्रेड की चीज़ें मिलती है। अमेरिका का कोई टैंक पुराना हो गया, अब उनकी आर्मी उसे यूज़ नहीं करती तो वो इंडिया को दे देते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हो टेक्नोलॉजी आ गई। तो कोई ऐसी वैक्सीनेशन है जिसको भाई अमेरिका ने, वर्ल्ड की और कंट्रीज़ ने उसको ट्रायल ही उसका बंद कर दिया कि ना ये काम की नहीं है, लेकिन इंडिया वाले अभी भी उसको आजमा रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो पता ही है जुगाड़ू है, हम सोचते क्या पता कोई जुगाड़ बन ही जाएगा। उसी तरह की ऑथर बात कर रहा है कि भाई कंपनी ने ना बताया ही नहीं कि जब ग्लोबल उसकी डैश को पोज कर दिया गया, ग्लोबली उस चीज़ को स्टॉप कर दिया गया, तो फिर इंडिया में कंटिन्यू कैसे होगी। अब आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान था। वैक्सीन का एग्जामिनेशन करते हो क्या? एग्जामिनेशन तो नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट तो जब करते हैं जब वैक्सीन बनाते हैं हम लेबोरेटरी में, लेकिन अब तो वैक्सीन बन चुकी ना भाई, बन चुकी, तो इसको भी हटाओ। फिर क्या बचा जी, फिर बचा ट्रायल, ऑडिशन या फिर प्रैक्टिस। तो मुझे एक बात बताओ, ऑडिशन होता है? ऑडिशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, और ना ही प्रैक्टिस होता है। वैक्सीनेशन का क्या होता है? ट्रायल होता है। मेरे हिसाब में ये सब बच्चों का करेक्ट होगा, क्योंकि एक बार में डेली पढ़ते हैं। नहीं भी करेक्ट हुआ तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सीख जाओगे। तीनों में ही क्या आना था भाई? ट्रायल आना था। अब आप 32 को पढ़ लो। देखो 32 के अंदर क्या कहता है, इंडियाज 2011 वर्ल्ड कप विनिंग हीरो युवराज सिंह हैज डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ डैश। भारत के 2011 में वर्ल्ड कप जिताने वाले हीरो जो थे ना युवराज सिंह, इन्होंने डिसाइड किया टू कम आउट, कि भाई फिर से आएंगे डैश। कहाँ से आ रहे हैं बाहर नहीं पता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द 2011 एडिशन युवराज हैड अनाउंस्ड हिज डैश फ्रॉम द गेम इन जून लास्ट ईयर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन 2011 एडिशन, 2011 के एडिशन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे, कौन रहे? युवराज सिंह रहे। इन्होंने अनाउंस कर दिया था डैश फ्रॉम द गेम, गेम से कुछ करेंगे, कब? लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया। बट नाउ ही हैज़ अप्लाइड टू हिज होम क्रिकेट एसोसिएशन द PCA टू टर्न आउट अगेन फॉर हिज स्टेट साइड इन डोमेस्टिक क्रिकेट। लेकिन अब इन्होंने दोबारा से अप्लाई कर दिया कि भाई अपने राज्य स्तर की जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंदर फिर से खेल लेंगे। द न्यूज़ ऑफ देयर फेवरेट हीरो कमिंग बैक फ्रॉम डैश, एक फेवरेट हीरो की वापसी की खबर ने, डैश कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से वापसी हो रही है नहीं पता, डैश विल नो डाउट प्लीज ए लॉट ऑफ इंडियन फैन। कोई शक की बात ही नहीं कि ये खबर सुन के बहुत सारे लोगों को खुशी मिली। ऑल्दो इट इज़ हाईली अनलाइकली टू सी द 39 ईयर ओल्ड इन नेशनल कलर्स अगेन। हालांकि ऑल्दो इट इज़ हाईली अनलाइकली, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि भाई 39 साल के एक खिलाड़ी को नेशनल कलर्स यानी भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए तिरंगे कि उस पर खेलने का मौका दोबारा मिले। तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी बच्चा हमारा इसमें अटका होगा। सब बच्चों को पता है क्रिकेट तो जान है इंडिया की। क्रिकेट से कोई प्लेयर क्या लेता है? आइसोलेशन तो होता है, अकेला अपने आप को किसी चीज़ से अकेला रख लेना। तो भाई क्रिकेट से ना आइसोलेशन होती, ना रिट्रेंचमेंट, ना डिपार्चर। क्रिकेट से क्या होती है? रिटायरमेंट होती है। आप सबको पता है सचिन ने रिटायरमेंट ली है ना, युवराज ने भी पिछले साल रिटायरमेंट अनाउंस की। तो भाई क्रिकेट के साथ तो वर्ड ही यूज़ क्या होता है?
रिटायरमेंट। तो भाई यहाँ इन तीनों को हटा के क्या आंसर था? रिटायरमेंट। पहले दो तो बहुत ही ज़्यादा आसान से थे, मुझे लगा ही नहीं कुछ टिपिकल था भी इनमें। जल्दी से 33 को पढ़ो। द सुप्रीम कोर्ट टुडे sought अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल्स हेल्प इन एन 11-year-old केस अगेंस्ट लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा जी? थोड़ी सी सहायता मांगी। किसकी सहायता मांगी भाई? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की, कि भैया हमारी मदद करो। किस चीज़ में? 11 साल पुराने केस में, जो किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ है? वकील है और एक्टिविस्ट है। कौन है? प्रशांत भूषण है। द टॉप कोर्ट आस्क द अटॉर्नी जनरल, टॉप कोर्ट ने ना आस्क किया, किससे कहा? अटॉर्नी जनरल से कहा कि भाई कोर्ट की मदद करो इस बात को डिसाइड करने में कि भाई एक्चुअली में जो इशू हुआ था वो क्या हुआ था 2009 में, जो केस अगेंस्ट हुआ था किसके? मिस्टर भूषण के। ठीक है। द डैश केस इन्वॉल्व्स स्टेटमेंट दैट प्रशांत भूषण मेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। उस केस के अंदर क्या है जी? वो स्टेटमेंट है जो प्रशांत भूषण ने एक इंटरव्यू के अंदर दी। किस इंटरव्यू के अंदर दी जी? उसने तहलका मैगजीन को उसने एक इंटरव्यू दिया 2009 में, जिसमें उसने क्या कह दिया था कि भाई 16 चीफ जस्टिस, 16 मुख्य न्यायाधीश में से 8, क्या कह रहा है? हाफ, यानी 8 के आसपास तो भ्रष्ट है। ऐसी बात भाई प्रशांत भूषण ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब इसको उठा के अंदर डाल दिया तो भाई अपनी तो औकात ही क्या है। तो भाई एक बात बताओ, एक लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के खिलाफ बोल दिया तो कोर्ट की क्या हो गई? जजिस के खिलाफ बोल दिया, हो क्या गया? उनकी ईगो हर्ट हो गई। तो उन्होंने क्या कहा? आपने सुना है, फिल्मों में देखा है कई बार, सनी देओल को जब गुस्सा आ जाता था कोर्ट में तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता था, तब जज साहब हमेशा ही हथौड़ा दीवार उस पर टेबल पर पीटते हुए क्या कहते थे? ऑर्डर ऑर्डर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है ये कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट का अपमान है। तो प्रशांत भूषण ने तो भाई जजिस के ऊपर टिप्पणी दी थी। उन्होंने क्या लिया कि भाई इसने तो कोर्ट का, भारत की न्यायिक प्रणाली का अपमान किया है, इसीलिए उसको अंदर डाल दिया और अब उसी केस पर कोई सुनवाई चल रही है। तो कोर्ट के इस केस में आप खुद ही तो देखो हर बार क्या आ रहा है, एक सेकंड जी, हर बार कहाँ आ रहा है? केस। भाई केस एक नाउन है, सब बच्चों को पता है केस एक नाउन है। आगे कोई एडजेक्टिव आएगा, किसको क्वालिफाई करना है? इस केस को क्वालिफाई करना है। फिर उठाओ तुम जल्दी से, द डैश केस, यहाँ पर फिर नाउन है, फिर कोई एडजेक्टिव, यहाँ फिर नाउन है, फिर कोई एडजेक्टिव। तो क्या हुआ होगा कोर्ट का? फोर्जरी, जालसाजी, बैड माउथिंग नहीं, बैड माउथिंग होता है बुराई करना, ऐसा नहीं, एक ऑफिशियल वर्ड चाहिए। रोबरी, कोर्ट में क्या लूटपाट कर दी? वायलेंस भी नहीं, यूं ही एलिमिनेशन से कर लेते। क्या किया कोर्ट का? कंटेम्प्ट किया। क्या किया? कंटेम्प्ट किया। जल्दी से 34 को पढ़ो। इंडियन आर्मी हैज सेट अप डैश वायर ऑब्स्टैकल्स एट पॉइंट्स टू foil any intrusion attempts by Chinese soldier at the लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डिंग ईस्टर्न लद्दाख। इंडियन आर्मी ने क्या किया जी? स्टेटअप किया, इस्टेब्लिश किया डैश वायर ऑब्स्टैकल्स, कटीली तारों को एक तरह से ऑब्स्टैकल के तौर पे लगाया। क्यों? टू फॉइल का मतलब होता है रोकने के लिए। किस चीज को? एनी इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब घुसपैठ। अरे तुमने वो वर्ड नहीं सीखा था? इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है भाई? घुसपैठिया। तो इंट्रूजर क्या होती है? घुसपैठ। भाई भारतीय सेना ने अपने इलाके में क्या किया जी? कटीली तार बिछा दी, ताकि जो चाइनीज की आर्मी है ना वो LAC से ईस्टर्न लद्दाख में और आगे ना बढ़ सके। द डैश वायर ऑब्स्टैकल्स हैव बीन पुट अप एज चाइनीज ट्रोप। ऐसी तारें क्यों बिछाई गई? क्योंकि जो चाइनीज ट्रोप था उसने क्या किया? हैव ट्राइड टू कम ए फ्यू मीटर अवे, अपने स्थान से थोड़ा सा आगे आ गया LAC पर, इसीलिए भारतीय सेना ने कटीली तारें बिछा दी। इंडिया हैज फाउंड आउट दैट चाइनीज आर्मी हैज इंक्रीज द डिप्लॉयमेंट ऑफ इट्स ट्रूप्स एंड इज ऑल्सो ब्रिंगिंग इन मोर मटेरियल एंड लॉजिस्टिक आइटम फ्रॉम 8 सितंबर ऑनवर्ड एट द फिंगर एरिया नॉर्थ ऑफ पेंगोंग तसो लेक। इंडिया ने क्या फाइंड किया कि जो चाइनीज आर्मी है ना इसने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, मतलब और ज़्यादा सिपाही तैनात कर दिए, ट्रूप्स और ज़्यादा तैनात कर दिए, और साथ ही साथ ये अंदर हमारे देश में मटेरियल भी ला रही थी और ट्रांसपोर्ट का सामान भी ला रही थी 8 सितंबर से। कि कहाँ की तरफ? ऑनवर्ड दी फिंगर एरिया। फिंगर एरिया वहाँ की लोकेशन का नाम है, नॉर्थ टू पेंगोंग तसो लेक। The dash wire obstacle came up after PLA troops had tried to force out Indian soldier from the position on 7 सितंबर। भाई ये ऑब्स्टेकल्स क्यों लगाई? उसके बाद लगाए गए जब PLA के ट्रूप ने भारतीय सेना को फोर्स किया कि भाई यहाँ से
जाओ। भारतीय सेना को उनकी पोजीशन से खिसकाने की कोशिश की, तब उन्होंने ऐसा किया। तो भाई इस वर्ड को तो हम बहुत बार कर चुके, मैंने आपको पहले भी किसी सीरीज़ में करवाया था। देखो वायर ऑब्स्टेकल्स, वायर ऑब्स्टेकल्स आपने सीखा था, डेली डोज में ये वर्ड आया था, मुझे याद है जी, मुझे उस दिन पर भी याद है, आर्टिकल भी मुझे याद आ रहा है, 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा हुई थी उसके रिगार्डिंग में कोई आर्टिकल था, पुलिस ने कटीली तारें बिछाई थी, तब मैंने आपको सिखाया था क्या, कि बच्चे बार्ब्ड वायर ऑब्स्टेकल होता है। बात क्लियर है क्या? कटीली तारें बिछाई तो वायर कैसी थी? बार्ब्ड वायर ऑब्स्टेकल थी। बार्ब्ड वायर ही होती हैं कटीली तारें जो चुभेंगी भाई, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया था। तो जिस बच्चे ने देखा था उसने तो लगा दिया। क्रूक नहीं, क्रूक तो एक तरह से कर्व पर्सन होता है, शार्प भी नहीं, मेटल भी नहीं, रग्ड होता है, रफ 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 भी नहीं। हालांकि भाई अगर ये वर्ड नहीं होता तो इनमें से कुछ और चूज किया जा सकता था, लेकिन अगर 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 ये वर्ड था तो फिर तो आंसर यही होगा। अब देखो तुम 35 को पढ़ो, जल्दी से जल्दी पढ़ो। इन सम गुड न्यूज़ कहाँ गया? इन सम गुड न्यूज़ फॉर मिलियंस लिविंग इन ए होप फॉर कोविड-19 वैक्सीन शो। इन सम भाई एक अच्छी खबर है उन लाखों लोगों के लिए जो इस उम्मीद में है कि कोविड-19 की वैक्सीन आएगी। रशिया की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को क्या कहा कि भाई जो फर्स्ट बैच है ना स्पुतनिक 5 वैक्सीन का हैज़ बिन प्रोड्यूस्ड फॉर सिविलियन, अब इसका इस्तेमाल सिविलियंस के ऊपर किया जा सकता है। द फर्स्ट बैच ऑफ द वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग द नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन गैम कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय गैमेलियाज रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी, एपिडेमोलॉजी महामारी से रिलेटेड, एंड माइक्रोबायोलॉजी जो महामारी कीटाणुओं से फैलती है, ऑफ रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री पास द रिक्वायर क्वालिटी टेस्ट एंड वाज प्रोड्यूस्ड फॉर सिविलियन। भाई सीधी सी बात है, वो लोग जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि रशिया ने क्या कहा जी, स्पुतनिक 5 का अब ट्रायल शुरू करेंगे। किसके ऊपर? सिविलियंस के ऊपर। जो पहला बैच था, आगे इसका पूरा नाम दिया, किसने बनाया वो बताया, उसका क्वालिटी टेस्ट उसने पास कर लिया सिविलियंस के ऊपर। आगे फिर क्या कहता है, रशियन हेल्थ मिनिस्टर मिखेल मुरेस्को अर्लियर एक्सप्लेन्ड दैट सिविलियंस डैश एट दिस स्टेज meant वैक्सीनेशन ऑफ सिटीजन फ्रॉम द रिस्क ग्रुप मेनली टीचर्स एंड डॉक्टर। रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है मिखेल मुरेस्को अर्लियर, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दैट सिविलियन डैश एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर सिविलियंस के ऊपर अगर हम इसको ट्राई कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या है भाई? उसका मीनिंग है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी उन सिटीजन्स को जो रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। रिस्क ग्रुप के अंदर फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स हो गए या फिर भाई टीचर्स हो गए, है ना, तो मेनली डॉक्टर्स एंड टीचर्स। बात क्लियर है? इनके ऊपर जनरली हम क्या करेंगे जी, पहले इसको चेक करेंगे। तो अब ये तो बहुत ही अच्छा सा वो था भाई, सिविलियन के ऊपर क्या किया जाएगा वैक्सीनेशन को? रिप्रोडक्शन नो, प्रोडक्शन जैसी तो बात नहीं। कोरोबोरेशन होता है भाई टिप्पणी तुष्टि करना, ऐसी भी बात नहीं। मैसिनेशन नहीं, ट्रांसमिशन भी नहीं। क्या सिविलियंस के ऊपर सर्कुलेट करेंगे? क्या करेंगे जी? सर्कुलेट करेंगे, यानी यहाँ क्या आएगा जी, यहाँ आएगा सर्कुलेशन। बात क्लियर है? बहुत ही आसान सा था। अब देखो इंप्रूवमेंट करनी थी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर आवश्यकता थी तो। द इंडियन आर्मी इज नाउ डोमिनेटेड द हाइट्स ऑन चाइनीज डिप्लॉयमेंट। एक मिनट भाई, द इंडियन आर्मी इज नाउ डोमिनेटिंग द हाइट, हाँ, द इंडियन आर्मी इज नाउ डोमिनेटेड द हाइट्स ऑन चाइनीज डिप्लॉयमेंट ऑन फिंगर 4 विच इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक सोर्सिस। भारतीय सेना अब डोमिनेट कर रही है चाइनीज़ डिप्लॉयमेंट, जो चीनी सैनिक हैं उनके ऊपर। कहाँ पर जी? फिंगर 4 के ऊपर, जो लोकेटेड है पेंगोंग झील के उत्तर की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, इज़्ज़ामार के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो फिर तो पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ तो पैसिव वॉइस जब होता है तो वर्ब का जो सब्जेक्ट डूअर ना होकर उसकी इफेक्ट का रिसीवर होता है। तो यहाँ तो ऑथर कुछ ऐसी सेंस दे गया कि जो इंडियन आर्मी है अब उसे दबाया जा रहा है, तो फिर यहाँ बाय तो बताना पड़ता कि कौन लगा रहा है, यानी पैसिव फॉर्मेशन तो चाहिए ही नहीं थी, इसीलिए इसमें गड़बड़ थी और इसीलिए मुझे इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी। तो भाई ई ऑप्शन तो खत्म करो। अब देखो, द इंडियन आर्मी इज नाउ डोमिनेट द हाइट्स नो। भाई इंडियन आर्मी कोई चीज़ कर रही है ना, कोई क्रिया को कर रही है, तो अब वो डोमिनेट कर रही है, यानी यहाँ पर मुझे V1 + ING लगाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि जो इंडियन आर्मी है वो इस वर्ब की डूअर है। यहाँ तो डोमिनेट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से सेंस ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगी, इसीलिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसने नाव दिया है ना इसने नाव दिया कि भाई अब भारतीय सेना क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, दबा रही है चाइनीज ट्रूप को फिंगर 4 पॉइंट के ऊपर। तो इज नाउ डोमिनेटिंग, वाज नाउ क्यों, इज डोमिनेटेड क्यों,
इज नाउ डोमिनेटिंग द हाइट्स ऑन चाइनीज डिप्लॉयमेंट। बात क्लियर है? जल्दी से एक बारी 37 को पढ़ो। हाउ एवर द इंटरेस्ट पेएबल टू प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर विल बी पेड इन ए स्टैगर्ड मैनर ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेड इन ए प्रेस रिलीज। क्या कहता है भाई? इंटरेस्ट पेएबल टू प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर। जो प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई? पीएफ के ऊपर ब्याज भी मिलता है, सब बच्चों को पता है ना। तो भाई क्या कहता है कि जो पीएफ के ऊपर ब्याज मिलता था ना, वो अब पे किया जाएगा। कैसे? एक स्टैगर्ड मैनर में। स्टैगर्ड क्या होता है भाई? स्टैगर्ड होता है लड़खड़ाता हुआ एक शराबी व्यक्ति, है ना। स्टैगर्ड फीड मतलब लड़खड़ाना। तो भाई पहले क्या था? 1 तारीख को ब्याज आ गया, सब कुछ ढंग से चल रहा था, लेकिन अब स्टैगर्ड मतलब एक डिसबैलेंस सिचुएशन में, यानी अभी ब्याज नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। हो सकता है भाई, मेरे हिसाब में पीएफ के ऊपर शायद 12% वाला सीन रहता था, 6%। ये 12% सरकारी कर्मचारियों का होता है, तो प्राइवेट वालों का तो 6% ही लगता था भाई। तो जो भी लगता था उसको कम भी करेंगे। पीएफ 12% होता था, इंटरेस्ट उसके ऊपर 1 या 1.1 कुछ ऐसा % होता था। किसी को याद हो तो कमेंट में बताना। तो भाई कहते हैं जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, हो सकता है उसको सरकार कम कर दे, और हो सकता है टाइमली उसकी पेमेंट भी ना हो। क्यों? क्योंकि एकदम से हालात बिगड़ गए। क्या हो गया? एकदम से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ गए। किसकी वजह से? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ये बात किसने कही? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने कही। तो भाई इसको क्यों रिप्लेस करोगे? रिप्लेस जब करते हैं जब कोई गड़बड़ हो। इसमें कोई गड़बड़ है नहीं। द इंटरेस्ट पेबल टू पीएफ फंड सब्सक्राइबर विल बी पेड, पैसिव फॉर्मेशन में लगा रहा है इसको। इंटरेस्ट जो दिया जाता था पीएफ सब्सक्राइबर को, विल बी पेड इन स्टैगर्ड मैनर, पैसिव फॉर्मेशन बना रहा है। इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी, बिल्कुल ओके था। जब गड़बड़ ही नहीं थी तो मैं रिप्लेसमेंट ही क्यों करूँगा? मैं क्या लगाऊंगा? नन ऑफ द अबव। अब तुम जल्दी से पढ़ लो। देखो क्या कहता है जी। रियल मैड्रिड आर रेडी टू लेट गैरेथ बेल लेफ्ट फॉर ए कट प्राइस फी ऑफ $22 million as they continue to try and free up their hefty wage bill। एक बात बताओ, मेरे हिसाब में ये तो सब बच्चों ने कर लिया। कमेंट बॉक्स में मुझे सब बच्चों ने समझाया था, तुम्हें सेंस नहीं निकालनी आई, कोई समस्या नहीं थी भाई, तुम सेंस नहीं निकाल पाए, तुम्हें पता ही नहीं रियल मैड्रिड क्या था, ये क्या था, क्योंकि इसने किसी के बीच में से डाल दिया। बहुत बार ऐसा होगा सेंस नहीं निकाल पाओगे, लेकिन ग्रामर चेक करनी है। ग्रामर देख के क्या पता लगा? ग्रामर देख के सिंपल सी बात पता लगी, रियल मैड्रिड कोई सब्जेक्ट है और आर मेन वर्ब है। आर अगर मेन वर्ब है तो रेडी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। अगली जो वर्ब आ रही है टू लेट, ये 2 + V1 है, और इसमें भी भाग्य का खेल देखो, ये लेट है। अभी हम करके हटे थे कि भाई लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ पर लेफ्ट क्यों लगा दिया? बेयर इन्फिनिटिव में तो V1 चाहिए, लेफ्ट तो V2 लगाई इसने, V2 लगाई। V2 क्यों चाहिए? यहाँ आपको क्या लगाना पड़ता? लीव लगाना पड़ता। बस अब जल्दी से ऑप्शन छाटो। लेट के बाद ये तो वर्ब भी बदल दी। क्यों भाई? यहाँ भी वर्ब लगा दी, वेंट, नो, गलत है जी। आगे देखो, लेट के बाद लीव, बिल्कुल, बेयर इन्फिनिटिव, आगे लीविंग, नो, नो करेक्शन। क्यों? करेक्शन तो करनी पड़ेगी, बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगा रहा। तो इसका आंसर क्या बनाया जी? सी बनाया। जल्दी से आप 39 को पढ़ो। Prime Minister Narendra Modi on Wednesday said that government was working on a new digital transaction platform for street vendors in week of the COVID-19 pandemic। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वेंसडे को? कि सरकार काम कर रही थी कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाएं। किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो ये गली गली में सामान सब्जी फल बेचने वगैरह लोग आते हैं, इनके लिए। क्यों इनके लिए लाना था भाई? इनका सीधा सा बात है, इससे पैसे लिए, इससे पैसे लिए, इससे एक घर से जाते जाते सारे घरों में वही नोट पहुंच रहे हैं, तो अगर कोई एक भी इन्फेक्टेड हो गया तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी वीक नहीं भाई, ये वाला वीक तो होता है कमज़ोर, ये वाला वीक तो आ ही नहीं सकता, ये तो होता है वीक पर्सन, है ना। वीक पर्सन, वीक अप्रोच, तो यहाँ इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी, इसको हटाओ। अब मुझे देख के पता लगा ये वाला वीक होता है हफ्ता, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि कोविड-19 का कोई एक हफ्ता ही रहा होगा, मतलब जो भी पीरियड रहा, तो ये वाला वीक भी हट गया भाई। अब बारी आई वेव की। वेव का एक तो मीनिंग होता है लहर, है ना, और एक वेव का मीनिंग होता है लोन वगैरह में छूट देना, वेवर्स। लेकिन यहाँ पर उस लहर जैसी बात नहीं की, एक वर्ड आता था इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, उस महामारी के समय। कब जी? उस महामारी के समय
प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उस समय भी कोशिश कर रहे थे कि भाई इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जाए जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन की जाए। व्रैक का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को खराब कर देना। तो यहाँ तो आंसर मेरा डी लगता। 40 को जल्दी से पढ़ लो। विद ए जीडीपी ऑफ USD 3.9 ट्रिलियन जर्मनी स्टैंड्स टॉल एज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहता भाई जीडीपी कितनी है, 3.9 ट्रिलियन US डॉलर्स है। जर्मनी जो है ना स्टैंड्स टॉल, एक आराम से, एक स्ट्रांगली, फर्मली, टॉल का मतलब है फर्मली खड़ी है किस चीज़ में भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ नंबर पे, वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और स्कोप भी है उसकी ग्रोथ का, हैव ए बेटर प्रोग्नोसिस देन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, हैव ए बेटर प्रोग्नोसिस देन मोस्ट डेवलप्ड, एक सेकंड, स्कोप ऑफ इट्स ग्रोथ हैव ए बेटर प्रोग्नोसिस देन मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। और कहता है भाई इसकी जो एक वो बात है कि ये आगे और भी तरक्की करेगी, इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छी है बजाय कि और कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ के। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है जैसे डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर क्या करता है, बीमार हुए डायग्नोसिस करेगा, बीमारी का पता लगाएगा, वैसे ही प्रोग्नोसिस होता है अनुमान लगाना। जो अनुमान कौन लगाएंगे भाई, ये हमारे अर्थशास्त्री वगैरह ये लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या मिली भाई, गड़बड़ तो सिंपल सी मिल गई, गड़बड़ मिल गई स्कोप अगर सब्जेक्ट है तो स्कोप के लिए हैव वर्ब क्यों, ऑफ कोई प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, तो इस स्कोप के लिए वर्ब आई हैव, और स्कोप तो सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब क्या आनी चाहिए, हैज़ आनी चाहिए। तो स्कोप हैज़ ए बेटर प्रोग्नोसिस। तो भाई स्कोप अब हैविंग लगाओगे तो वर्ब ही नहीं है, यहाँ क्या बना, सी बना, ए भी हट गया, हेड क्यों, टेंस ही बदल दिया। और कैन हैव में क्या गड़बड़ हो गई, कैन हैव में गड़बड़ हो गई कि भाई यहाँ अपनी बात ऑथर लगभग क्लियर कर रहा है। देखो यहाँ जीडीपी बता रहा है, कह रहा है फोर्थ लार्जेस्ट है, स्टैंड्स टॉल मतलब फर्मली दावा करते। तो अब यहाँ पर एबिलिटी, यहाँ कैन तो एक एबिलिटी दिखाता है, यहाँ आप उसकी एबिलिटी नहीं दिखाएंगे, ऑथर अपनी बात को एक फर्म तरीके से कह रहा है कि ऐसी चीज़ तो होगी, इसीलिए यहाँ पर मोडाल की बजाय एक टेंस वाला सेंटेंस यूज़ किया। बी भी हटा दिया, क्या लगाया जी, सी को आंसर मैंने मार्क किया। अब इसके अंदर क्या करना था भाई, इसके अंदर वर्ड चूज करने थे। इसके अंदर एक वर्ड दिया था 2 कोमा में, आपको नीचे ऑप्शन दिए थे, आपको चूज करना था कि क्या वो वर्ड रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं आपको आंसर बता दूंगा, ABC आप ढूंढते रहना। ठीक है। मिस्टर केजरीवाल ऑल्सो सेड द ऑप्शन प्रोपोज्ड बाय द सेंटर। मिस्टर केजरीवाल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने जो रास्ता दिखाया है ना, विल लीड टू ए कम्बरसम प्रोसेस। ये कम्बरसम प्रोसेस हो जाए। कम्बरसम क्या होता है, डिफिकल्ट, ट्रबलसम, है ना, ऐसा प्रोसेस हो जाएगा कि भाई जहाँ पर बोरोइंग बाय द स्टेट्स, राज्य से आप ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, और दे किसको रहे हो, क्रेडिट किसको कर रहे हो, डेप्ट अमाउंट को जीएसटी कंपनसेशन फंड में। यानी जीएसटी के बैलेंस के लिए कोई बात हुई थी, जब सेंटर ने, गवर्नमेंट ने कोई सजेशन दिया तो केजरीवाल भाई साहब ने इस पर भी अड़ंगा डालते हुए ये बात कह दी। अब तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें देखना है वहाँ ऊपर वर्ड क्या था जी, कम्बरसम वर्ड था। कम्बरसम होता है डिफिकल्ट, प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलसम, वैसा कोई वर्ड है क्या, कंबर बेड जैसा तो वर्ड ही नहीं था भाई। बर्डनसम वही वर्ड होता है कंबरसम का मीनिंग, यानी कंबरसम को रिप्लेस किया जा सकता था इससे। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। वैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है जी, वैक्सेशन का मीनिंग होता है इरिटेटेड स्टेट, एक इरिटेटेड, जब आप परेशान से हो गए। इसी ये वैक्सेशन एक नाउन था, और ये वाली वैक्स जो होती है एक वर्ब होती है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब तुम जल्दी से पढ़ो। द इंटेंशनल इनकार्सिरेशन ऑफ हिज मैटरनल अंकल फॉर सेवरल मंथ्स वाज द रिजल्ट ऑफ ए ह्यूज कॉन्स्पिरेसी बाय हिज राइवल्स। कहते भाई इंटेंशनल इनकार्सिरेशन, इनकार्सिनेशन क्या होता है, कैद कर देना। भाई इंटेंशनली उनको कैद करवा दिया, उसके मैटरनल अंकल को, इसके मामा को, सेवरल मंथ्स के लिए। वो नतीजा था किस चीज़ का, एक ह्यूज कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र का नतीजा थी, जो किसने रची थी, उसके प्रतिद्वंदियों ने रची थी, बाय हिज राइवल्स। बात क्लियर। तो भाई इनकार्सिनेशन, जेल में जाना, कैद करवा देना, है ना। इम्प्रिजनमेंट भी वही वर्ड होता है, कन्फाइनमेंट भी वही वर्ड होता है। हैरेसमेंट क्या होता है, हैरेसमेंट होता है किसी को परेशान करना, किसी को आप फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करते हो, तब वर्ड क्या आता है जी, हैरेसमेंट। फिजिकली भी किया जा सकता है, मेंटली भी, और इमोशनली भी किया जा सकता है। तो हैरेसमेंट नहीं, उसे तो सालों तक जेल के, कई महीनों तक उसे जेल की सज़ा में डलवा दिया उसके दुश्मनों ने। यहाँ तो यही 2 वर्ड रिप्लेस करते, 1 और 2, थर्ड नहीं करता, 1 और 2 करता, तो सी इसका आंसर हो जाता। अब जल्दी से पढ़ो। He immensely wanted over his philanthropy activities yesterday at his office in front of all his colleagues. Immensely का मतलब होता है बहुत अधिक बढ़ चढ़ के, wanted का मतलब शेखी मारना। भाई उसने ना बहुत अधिक बढ़ चढ़ के शेखी मारी
अपनी फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज़, मतलब फिलेंथ्रोपिक जो मानवता के लिए काम करता था भाई, थोड़ा बहुत दान वगैरह कर रहा होगा, चैरिटी वगैरह कर रहा होगा, उसकी बहुत ज़्यादा शेखी मारने लगा, डींगे हाँकने लगा येस्टरडे ऑफिस में अपने कलीग्स के सामने। बात क्लियर? तो प्राउड नहीं, प्रेज तारीफ करना नहीं, तारीफ करना तो एक अच्छी बात है, लेकिन डींगे मारना एक बुरी बात, एक नेगेटिव सा वर्ड है। वांटेड हुआ भाई, डींग मार रहा था, उसके लिए एग्जैक्टली वर्ड क्या था? बोस्टेड। क्या वर्ड आता? बोस्टेड। ओनली 3 से रिप्लेस कर सकते थे। पढ़ो, इन द यूफोरिया सराउंडिंग द ग्रेट इंडियन विक्ट्री। यूफोरिया होता है खुशी की स्टेट, कहता है इन द यूफोरिया सराउंडिंग द ग्रेट इंडियन विक्ट्री, भाई खुशी का जो माहौल है भारत की जीत के साथ, सम ग्रीम फैक्ट, ग्रीम मतलब कुछ दुखी से फैक्ट भी है, परेशान करने वाली चीज़ें भी है, जिन्हें ओवरलुक नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो यूफोरिया होता है एक तरह की खुशी की स्टेट। ऑप्शंस देखो, हैप्पीनेस भी वही है और डिलाइट भी वही है। एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या होता है? आपने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें पढ़ा होगा बुद्धाज एनलाइटमेंट, भाई बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो एनलाइटमेंट वर्ड होता है ज्ञान की प्राप्ति। वैसी तो बात नहीं कर रहा, यूफोरिया होता है खुशी की स्टेट। तो सेकंड और थर्ड इसका आंसर लगते हैं जी, डी इसका आंसर हो सकता था। आगे पढ़ो जल्दी से। बीइंग ए नियोफाइट ही ट्राइज टू लर्न फ्रॉम हिज सीनियर्स एट हिज वर्क प्लेस कॉन्स्टेंटली। नियोफाइट क्या होता है? मैंने डेली डोज में सिखाया था, कहता है नया है, नहीं 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 नया है, इससे फाइट नहीं करनी। नियोफाइट होता है अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नया नया। बीइंग ए नियोफाइट ही ट्राइज टू लर्न फ्रॉम हिज सीनियर, कहता है वो तो नया है इसीलिए वो अपने सीनियर से सीखने की कोशिश लगातार करता रहता है अपने वर्क प्लेस के ऊपर, वर्क प्लेस में। ठीक है जी। तो भाई नियोफाइट का मतलब सिंसियर नहीं होता, नोविस होता है यानी अनएक्सपीरियंस्ड होता है। वेटरन का मीनिंग होता है एक्सपीरियंस। नियोफाइट और वेटरन तो एग्जैक्ट एंटनिम्स हो गए, तो यहाँ ये वर्ड नहीं, ये वर्ड नहीं, इससे रिप्लेस किया जा सकता था ओनली 3, यानी सी इसका आंसर बन जाता। जल्दी से आप पढ़ो इनको। इनके अंदर क्या करना था जी? फिलर दिए थे, नीचे आपको वर्ड्स दिए थे, आपको उनमें से भरना था कि क्या आंसर हो सकता है। देखो हम सब ने पढ़ा था, इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता मैं आसमान में उड़ता। यानी इफ़ आई वर वाले जो एक इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते थे भाई, उनके अंदर आई सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो, लेकिन वहाँ पर वो प्लूरल वर्ब वर ले लेता था। तो यहाँ क्या आता? इफ़ आई वर यू, और ए नहीं आएगा, प्रोनाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, वर आएगा। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं समस्या का समाधान कर चुका होता। हैड शी टोल्ड मी अर्लियर, अगर वो मुझे पहले बता देती। आई गो टू सी हर ओ एट द एयरपोर्ट, वर और वुड में से चूज करना है। अगर वो मुझे पहले बता देती, हेड का मतलब भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हेड शी से स्टार्ट कर देता है, हेड उसके बाद में सब्जेक्ट डालता है, तो उसका मीनिंग होता है इफ प्लस सब्जेक्ट। बात क्लियर है? इफ़ आई हैड टोल्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड मी, अगर मैं उसे बता देता तो वह मेरी सहायता कर देता। इफ़ आई हैड टोल्ड हिम या फिर हैड आई टोल्ड हिम, अगर मैं उसे बता देता, दोनों का एक मीनिंग होता है। तो हैड शी टोल्ड मी मतलब वो चीज़ नहीं हुई, अगर वो बता देती तो मैं खुद उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने जाता। तो यहाँ वुड आएगा, पहले वाले में वर आएगा, दूसरे वाले में वुड आएगा, और तीसरे वाले में इफ़ हिज फादर डैश परमिटेड हिम टू स्टडी इन एन इंटरनेशनल स्कूल ही वुड हैव एक्सेल्ड इन लाइफ मोर, कहता है अगर उसके पिताजी ना उसको इजाज़त दे देते हैं कि भाई जा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ ले, तो वो ज़िंदगी में और तरक्की करता। तो यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं, इफ़ हिज फादर परमिटेड हिम। बात क्लियर? फादर ही तो परमिशन देते, अगर मैं वुड मोडाल लगा दूंगा तो भाई V3 नहीं आ सकती, मोडाल के बाद तो V1 चाहिए, तो हो नहीं सकता। अगर मैं वर लगा दूंगा तो पैसिव फॉर्मेशन बन गई, तो पैसिव फॉर्मेशन कहाँ से आ गई? जो फादर ही इस वर्ब का डूअर है, तो यहाँ नो वर्ड रिक्वायर्ड था। अब यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जिसके अंदर थर्ड में ये कहता हो कि वर्ड की आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ द अबव आंसर था। यहाँ वर आता, यहाँ वुड आता, और यहाँ आता नो वर्ड रिक्वायर्ड। बात क्लियर? पढ़ो। द किड जम्प डैश द टेबल्स टॉप फ्रॉम इट्स मदर लैप। लैप क्या होता है भाई? लैप क्या होता है? लैप होता है गोद, गोदी। लैपटॉप नहीं होता, मतलब उसको भी तो आप लैप अपनी गोद में ही रखते हो, वहीं से तो वर्ड बना है लैपटॉप। लैप मतलब गोद। तो बच्चे ने छलांग लगाई कहाँ से जी? अपनी टेबल के टॉप से सीधा कहाँ? अपनी मम्मी के गोद के अंदर। तो भाई यहाँ ऑन टू प्रपोजिशन लगाता, यहाँ क्या लगाता जी? ऑन टू लगाता। आगे बढ़ो। द बॉय फेल इनटू द पॉन्ड, मेरे मुंह से स्किप हो गया, इनटू द पॉन्ड, बच्चा जो है तालाब में गिर गया खेलते टाइम, यहाँ क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। ही लेफ्ट हिज स्टडी बिकॉज ही वॉज वेरी मच डैश दी म्यूज़िक, उसने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी? क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के अंदर था, इनटू म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका म्यूज़िक में। तो यहाँ पर अब तुम फील तो मेरे हिसाब में कर ही लोगे भाई। यहाँ पर क्या लगाना था? एक सेकंड, पहले वाले में क्या लगाना था? आपको ऑन टू लगाना था, यहाँ भी इनटू लगाना था, और यहाँ भी इनटू लगाना था, यानी BAA। BAA सेकंड ऑप्शन है जी।
बी ए सेकेंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी यही बनता। आप जल्दी से इसको पढ़ लो। आई हार्डली एंटर्ड द रूम डैश आई हर्ड द साउंड ऑफ गन। वेन और सिंस है। आई हार्डली एंटर्ड द रूम, भाई मैं मुश्किल से ही कमरे में घुसा था। हार्डली एक नेगेटिव वर्ड हो गया ना, नेगेटिव वर्ड हो गई। आई हार्डली एंटर्ड द रूम डैश आई हर्ड द साउंड ऑफ गन। व्हेन आई हर्ड द साउंड ऑफ द गन, मतलब है कि भाई मैं तो कमरे में घुसा ही नहीं था जब उससे पहले ही मुझे गोली की आवाज़ सुन गई। वी आर गुड फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड, हालांकि इस सेंटेंस में टेंस की गड़बड़ कर दी। अगर बचपन से दोस्त थे तो यहाँ आर गुड की बजाय क्या लगाता जी, वी आर गुड फ्रेंड्स। एक मिनट, वी आर गुड फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब भी आर है। हाँ, यहाँ सीन्स लगाएगा, ये मेन वर्ब आर है तो गुड फ्रेंड जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, और कोई वर्ब आए नहीं, इसने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। बना सकते हैं, कहता बचपन से लेकर आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ही हैड बीन वर्किंग फॉर द कंपनी डैश, he had been working for the company dash 2009 before he resigned last year। भाई कितने सालों से काम कर रहा था, 2009 से काम कर रहा था, कई सालों से काम कर रहा था जब लास्ट ईयर रिजाइन देने से पहले। तो कोई चीज़ पास्ट का टाइम दे रही है तो उसको क्या लगा दो, सिंस लगा दो, यानी तुम्हें पता लग गया व्हेन सिंस यानी ए बी बी थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बन जाता। अब आप लास्ट 49 को पढ़ो जल्दी से। थिंग्स हैव ड्रेस्टिकली चेंज्ड ऑल टुगेदर इन दिस सिटी डैश ए पास्ट फ्यू ईयर्स। शी वॉज इंटेंशनली एबसेंट डैश द टाइम ऑफ हिज क्राइसिस डैश द ईयर ऑफ 1990 शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम आवर कॉलेज। थिंग्स हैव ड्रेस्टिकली चेंज्ड ऑल टुगेदर इन दिस सिटी, कब से बदल गई चीज़ें, ओवर ए पास्ट फ्यू ईयर्स। फिर से प्रपोजिशन की बात। शी वॉज इंटेंशनली एबसेंट, वो जानबूझ के उसकी मुसीबत के समय में नहीं आई थी। द टाइम ऑफ हिज क्राइसिस, उसकी मुसीबत के समय, कब, इन द टाइम ऑफ हिज क्राइसिस, मुसीबत के समय में वो जानबूझ के उसे छोड़ के चली गई थी। डैश द ईयर ऑफ 1999, इन द ईयर ऑफ 1999 शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। तो यहाँ क्या आंसर बनता भाई, ए बी बी, सेकेंड ऑप्शन ए बी बी। लास्ट को पढ़ लो जल्दी से। शी हैज़ कम हेयर डैश दी दुर्गा पूजा। ऑप्शंस क्या दिखे, फॉर और ड्यूरिंग। यह यहाँ पर क्यों आई है, दुर्गा पूजा के लिए आई है। शी हैज़ कम हेयर फॉर दी दुर्गा पूजा। स्टेइंग कंजिक्यूटिव 4 डेज, सॉरी स्टेइंग नहीं है, कंजिक्यूटिव 4 डेज शी विल बी स्टेइंग हेयर। 4 लगातार 4 दिनों तक, फॉर कंजिक्यूटिव 4 डेज शी विल बी स्टेइंग हेयर। आगे क्या कहता है, डैश समर वेकेशन शी विल बी स्टेइंग एट हर पेरेंट्स। समर वेकेशंस में कहाँ जाएगी, वो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा जी, ड्यूरिंग। इसका आंसर क्या बनता, इसका आंसर बनता फॉर ड्यूरिंग, यानी ए ए बी फर्स्ट ही ऑप्शन था। और एक बात मैं तुम्हारे साथ और डिस्कस करना चाहता हूँ जी, क्या कि यहाँ पर एक बात देख रहे हो तुम, पेरेंट्स दिया हुआ है और पेरेंट्स के पीछे एपोस्ट्रोफे एस लगाया हुआ है। अगर वह अपने पेरेंट्स के पास जाती, शी विल बी स्टेइंग, तो कह देता विद हर पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर ऑथर ने क्या सेंस दी, एट हर पेरेंट्स हाउस। हालांकि पोस्ट्रोफे के आगे पीछे नाउन चाहिए, एक नाउन चाहिए भी था, लगाना चाहिए था उसे हाउस, लेकिन हाउस लगाता है या होम लगाता, बेसिकली हाउस की बजाय होम लगाता भाई, लेकिन फिर भी उसने नहीं लगाया। अब नहीं लगाया तो क्या कर सकते हैं, गलती भी नहीं निकाल सकते, सही चल रहा है, चलने दो। ये थी आज की शीट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। होमवर्क सब बच्चों को करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको भी रिप्लाई देंगे, सही बताया नहीं बताया बताना मुझे। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की किस तरीके से हेल्प करती है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये थी आज की शीट, पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि क्या गड़बड़ हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।